हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2022-23 जो कि आपका 11 अक्टूबर को होने वाला है, इसके लिए हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। तो इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। जैसा कि आपने गणित विषय में जितने भी हमने क्वेश्चन बताए थे, पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ पर गणित विषय के त्रैमासिक परीक्षा पेपर में पूछे गए हैं। आप चाहें तो मिला भी सकते हैं। इसी तरह हम हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा में 100% गारंटी के साथ पूछे जाएंगे। यदि आप सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप 75 में से जो है कम से कम 70 अंक आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। इसलिए इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। तो सबसे पहले हम हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, भक्ति काल एवं आधुनिक काल, इसमें से आपसे 2 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाता है और एक अथवा में दिया जाता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में विभाजित किया गया है, इस कालखंडों की समय सीमा भी बताइए। तो इस प्रकार से आंसर दिया गया है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, इसके अथवा में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखकर 2 कवियों के नाम लिखिए। तो आपको कोई भी 2 विशेषताएं अच्छे से तैयार करना है और 2 कवियों के आपको नाम अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है कि भक्ति काल के 4 कवियों के नाम लिखिए तथा उनकी एक एक रचना का नाम बताइए। तो इस प्रकार से आंसर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद हम क्षितिज भाग 2, इस प्रकार से काव्यखंड, यहाँ पर इसके हम सबसे पहले पद्यांशों का संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखने वाले हैं जो कि यहाँ पर यह क्वेश्चन जो है 3 अंक में इस प्रकार से पूछा जाता है कि आपको एक पद्यांश दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार से जो है 3 अंक में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इस प्रकार से दिया जाता है। जैसे यहाँ पर एक पद्यांश दिया गया है, इसकी आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखने को कहा जाएगा। तो इस प्रकार से इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। तो यहाँ पर संदर्भ हो जाएगा कि यह पद्य जो है हमारी पाठ्य पुस्तक के पद पाठ से लिया गया, इसके कवि जो हैं सूरदास जी हैं। इसके बाद प्रसंग इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद इस पद्यांश का भावार्थ हो जाएगा, अर्थात व्याख्या हो जाएगी। तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो नीचे दिया गया है पद्यांश, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि यह क्वेश्चन जो है त्रैमासिक परीक्षा 2021 में पूछा गया था। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से संदर्भ पहले के जैसे हो जाएगा, प्रसंग आपको लिखना है और भावार्थ अर्थात व्याख्या इस प्रकार से आपको लिखना है। तो इन दोनों को आपको अच्छे से तैयार करना है। 3 अंक में यह प्रश्न जो है पूछा जाता है। या फिर जो अध्याय 2 है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसको भी आप अच्छे से याद कर सकती हैं, अथवा में पूछा जाएगा। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से एक संदर्भ हो जाएगा, प्रसंग हो जाएगा और भावार्थ अर्थात व्याख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से संदर्भ प्रसंग व्याख्या वाला क्वेश्चन जो है 3 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। यहाँ पर काव्यखंड पर आधारित हम प्रश्न देखने वाले हैं जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है, इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं, इस प्रकार से इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। तीसरा क्वेश्चन है उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की ब्रहाग्नि में घी का काम कैसे किया है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन है मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। इसके बाद इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो इस प्रकार से इन सभी क्वेश्चंस को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है।
इसके बाद अध्याय 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसमें से जो है 2 क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, इस प्रकार से 2 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं, तो इस प्रकार से आपको 2 विशेषताएं अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से इन दोनों क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद अध्याय 4 आत्मकथ्य। इस अध्याय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं, तो इस प्रकार से उत्तर दिया गया है। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप वीडियो को रोककर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है, तो इस प्रकार से उत्तर दिया गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इस प्रकार से पूछा जाता है स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशय है। तो इस प्रकार से इन तीनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके बाद अध्याय 5 से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उत्साह अट नहीं रही है। इसमें से तीनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। पहला क्वेश्चन है कवि बादल से फुहार यानी कि रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों, इस प्रकार से आंसर दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है जो है यहाँ पर इस प्रकार से कि कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, इस प्रकार से उत्तर दिया गया। तो तीनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद नीचे भी एक क्वेश्चन दिया गया, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लें कि कवि की आंख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, इस प्रकार से 2 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 2 अंक या 3 अंक में आपसे कवियों का साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा। तो सूरदास का 100% 2 अंक या 3 अंक में पूछा जाएगा, जिसमें आपसे 2 रचनाएं लिखने को कहा जाएगा। इस प्रकार से आप कोई भी 2 रचना याद कर लें, जैसे पहली रचना सूरसागर हो जाएगी, साहित्य हो जाएगी लहरी और सूरसारावली हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर इनकी काव्यगत विशेषताएँ आपको ध्यान रखना है, जैसे भाव पक्ष इस प्रकार से और कला पक्ष और साहित्य में स्थान। तो इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। यह क्वेश्चन जो है 2 अंक या 3 अंक में 100% पूछा जाएगा। इसके बाद आपको तुलसीदास का भी याद करना है। इसके अथवा में जो है तुलसीदास जी का यहाँ पर साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा। तो यहाँ पर इनका आपको सबसे पहले इनकी 2 रचनाएं ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से इनकी आपको 2 रचनाएं ध्यान रखना है। इस प्रकार से रामचरितमानस, विनय पत्रिका, इस प्रकार से कवितावली, गीतावली, कोई भी आप 2 रचना ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद काव्यगत विशेषता में आपको इनका भाव पक्ष और इसके बाद कला पक्ष और साहित्य में स्थान, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद आप चाहें तो जयशंकर प्रसाद जी का भी कर सकते हैं, लेकिन सूरदास का 100% पूछा जाएगा, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद गद्य की विधाओं का परिचय, इसमें से जो है 2 अंक का एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार से। तो इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार करना है कि हिंदी गद्य कितने रूपों में उपलब्ध है, अथवा गद्य की 4 विधाओं के नाम लिखिए। इस प्रकार से आपको कोई भी गद्य की 4 विधाओं के नाम अच्छे से तैयार करना है। 2 अंक का क्वेश्चन है। या फिर इसमें से यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निबंध शब्द का अर्थ बताते हुए बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए। या फिर यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा देते हुए हिंदी साहित्य के 2 निबंधकारों के नाम लिखिए। तो इस प्रकार से निबंध की परिभाषा आपको अच्छे से तैयार करना है। 2 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद इस प्रश्न को भी आपको अच्छे से तैयार करना है कि एकांकी किसे कहते हैं, 2 एकांकियों के नाम एवं उनके लेखक सहित लिखिए। तो इस प्रकार से एकांकी की परिभाषा और यहाँ पर 2 एकांकियों के नाम और उनके यहाँ पर लेखक के नाम, इस प्रकार से आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है 2 अंक या 3 अंक में 100% पूछा जाएगा कि नाटक और एकांकी में 4 अंतर लिखिए, या फिर नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखिए। 2 अंक में भी पूछा जा सकता है और 4 अंक में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद इस प्रश्न को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। कहानी एवं उपन्यास में 4 अंतर, या फिर कहानी और उपन्यास में 2 अंतर। 2 अंक में भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 4 अंक में भी। तो आपको नाटक और एकांकी में और कहानी और उपन्यास में अच्छे से अंतर को आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद गद्य खंड में से आपसे एक गद्यांश पूछा जाता है। इस प्रकार से आपको इस प्रकार से लाइनें दी जाएंगी और आपसे कहा जाएगा कि इस गद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। यह क्वेश्चन जो है 3 अंक में पूछा जाता है, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, इसका संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और इस प्रकार से आपको व्याख्या लिखना है। यह क्वेश्चन जो है 3 अंक में पूछा जाता है। इसके बाद इस गद्यांश को भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पर संदर्भ जो है पहले जैसा हो जाएगा, पूर्ववत हो जाएगा, प्रसंग इस प्रकार से हो जाएगा और व्याख्या इस प्रकार से हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद गद्य खंड पर आधारित प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। 2-2 अंक के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। तो पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। इस प्रकार से आंसर दिया गया, तो आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है कि भाई खूब क्या आइडिया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। तो इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है, इस अध्याय में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। तो इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनमें फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। तो इस प्रकार से इन दोनों क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद 2 अंक या 3 अंक में लेखक का साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा। इस प्रकार से स्वयं प्रकाश जी का पूछा जाएगा या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। तो आप स्वयं प्रकाश जी और रामवृक्ष बेनीपुरी दोनों के यहाँ पर साहित्यिक परिचय आपको अच्छे से तैयार करना है। सबसे पहले आपको इनकी 2 रचनाएं याद करना है। आप कोई भी 2 रचनाएं याद कर सकते हैं। इस प्रकार से इनमें से आपको जो भी सरल लगे। इसके बाद यहाँ पर इनका आपको भाषा शैली लिखना है। इस प्रकार से इनकी भाषा शैली लिखना है और यहाँ पर साहित्य में स्थान, इस प्रकार से आपको अच्छे से याद करना है। 2 अंक या 3 अंक में 100% पूछा जाएगा। इसके बाद इनके अथवा में रामवृक्ष बेनीपुरी जी का साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको इनकी 2 रचनाएं याद करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनकी 2 रचनाएं हो जाएंगी। इस प्रकार से पतितों के देश में और माटी की मूर्तें। तो आपको कोई भी 2 रचनाएं याद करना है और उस भाषा शैली इनकी आपको अच्छे से तैयार करना है और साहित्य में स्थान। तो इस प्रकार से 2 अंक और 3 अंक में इनका यहाँ पर साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर कृतिका भाग 2 दिया गया है। पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2। इसमें से जो है 1-1 अंक के 6 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 2 अंक का 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सभी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम 2 अंक के लिए प्रश्न देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 महत्वपूर्ण है कि आपके विचार से जो है भोलानाथ अपने साथियों को देखकर जो है सिसकना क्यों भूल जाता है। इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक के सुझाइए। इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है कि लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। तो इस प्रकार से इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद भाषा बोध में से जो है 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 1-1 अंक के 6 अंक में ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 अंक का 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो 2 अंक का 1 क्वेश्चन पूछा जाता है मुहावरे एवं लोकोक्ति से। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर ऐसे मुहावरे देखने वाले हैं जो ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे अंधे की लाठी। तो इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। प्रयोग हो जाएगा कि श्रवण कुमार अपने माता पिता की अंधे की लाठी थे। इस प्रकार से आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद अपना उल्लू सीधा करना। तो इसका अर्थ क्या होता है, स्वार्थ सिद्ध करना होता है। वाक्य प्रयोग आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि अधिकांश नेता अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं, देश की चिंता किसी को नहीं है। इसके बाद 8वां मुहावरा है आंखों का तारा तो अत्यधिक प्यारा होता है, अत्यधिक प्रिय होता है। वाक्य प्रयोग होगा कि श्रवण कुमार
अपनी माता पिता की आंखों के तारे थे। इसके बाद यहाँ पर जो आगे दिया गया है 11वां आस्तीन का सांप, तो इसका अर्थ होता है धोखेबाज। तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग होगा कि मालिक उसका हर समय ध्यान रखता था पर वह आस्तीन का सांप निकला। इसके बाद 13वां है कि ऊँट के मुँह में जीरा। तो किसी वस्तु का बहुत कम मात्रा में होना इसका अर्थ होगा। इसका वाक्य प्रयोग होगा कि एक पहलवान को एक रसगुल्ले का नाश्ता ऊँट के मुँह में जीरा है। इसके बाद एक पंथ दो काज, एक साथ दो कार्य संपन्न करना। इसका वाक्य प्रयोग होगा कि आगरा जाकर विवाह में सम्मिलित हो लिए और ताजमहल भी देखा। इस तरह एक पंथ दो काज हो गए। तो इस प्रकार से इन मुहावरों को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर और भी मुहावरे दिए गए हैं, जैसे गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत बात कहना। इसका अर्थ होगा, वाक्य प्रयोग होगा कि बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है। इसके बाद जो यहाँ पर दिया गया है 34 नंबर का, टेढ़ी खीर होना तो कठिन कार्य होता है। तो इस प्रकार से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि IAS की परीक्षा पास करना क्या है, टेढ़ी खीर है। तो इस प्रकार से इन मुहावरों को आपको अच्छे से तैयार करना है, 2 अंक में पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर और भी दिए गए हैं, जैसे नाक में दम करना, परेशान करना, 9 2 11 होना, भाग जाना। इसके बाद यहाँ पर मुँह की खाना, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है श्री गणेश करना, प्रारंभ करना। इस मकान का श्री गणेश सन 1983 में हुआ। इस प्रकार से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। या फिर इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुहावरा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद मुहावरा और लोकोक्ति में कोई 2 अंतर लिखे, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। तो 2 अंक में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर समास की परिभाषा आपको अच्छे से तैयार करना हो। समास के जो प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है कि समास के प्रकार कितने होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। और समास की परिभाषा जो है 2 अंक में पूछी जाएगी, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है काव्य बोध में से 2-2 अंक के 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको अच्छे से इनको तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है काव्य की परिभाषा लिखिए तथा उसके भेद बताइए। या फिर यह क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि श्रव्य काव्य तथा दृश्य काव्य के भेद बताइए। तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद इस प्रश्न को भी आपको अच्छे से तैयार करना है कि महाकाव्य किसे कहते हैं। 2 प्रमुख महाकाव्यों के नाम एवं उनके रचनाकारों के नाम लिखना है इस प्रकार से। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि महाकाव्य किसे कहते हैं, हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद खंड काव्य किसे कहते हैं, हिंदी के 4 खंड काव्यों के नाम। इस प्रश्न को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। त्रैमासिक परीक्षा में 100% 2 अंक या 3 अंक में पूछा जाएगा, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद आपको रस की परिभाषा अच्छे से तैयार करना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर रस की परिभाषा दी गई है। तो यहाँ तक जो है रस की परिभाषा दी गई है, यहाँ तक आपको रस की परिभाषा अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यह क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि रसों के नाम बताते हुए उनके स्थायी भाव का उल्लेख कीजिए। प्रत्येक रस का आपको स्थायी भाव पता होना चाहिए, क्योंकि यह जो है ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, विकल्प में पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाए कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए, तो श्रृंगार का रति होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल होता है। तो प्रत्येक रस का स्थायी भाव आपको अच्छे से तैयार करना है। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में 100% पूछा जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर बताइए। इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से आपको कोई भी 2 या 3 अंतर को अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद जो रस में परिभाषा पूछी जाती है कि श्रृंगार रस की परिभाषा यहाँ पर लिखते हुए उदाहरण दीजिए और उसके भेद भी बताइए। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद छंद में से केवल आपको छंद की परिभाषा और इसके प्रकार आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद अलंकार में से जो है अलंकार की परिभाषा या फिर अनुप्रयास अलंकार और रूपक अलंकार, इन 2 अलंकारों की परिभाषा और इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से आंसर भी दिए गए हैं।
इसके बाद 4 अंक में आपसे इस प्रकार से एक आपतित गद्यांश पूछा जाएगा। इस प्रकार से आपको एक गद्यांश दिया जाएगा और इस प्रकार से 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि उपर्युक्त गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक दीजिए, यथार्थ मनुष्य किसे कहा गया है, या फिर उक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। इस प्रकार से 4 अंक में एक आपतित गद्यांश पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद इसको भी आपको अच्छे से, इस आपतित गद्यांश को एक बार आपको अच्छे से पढ़ना है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है पत्र लेखन में से आपको औपचारिक पत्र या अनौपचारिक पत्र, 4 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस प्रकार से अनौपचारिक पत्र में से जो पूछा जाएगा इसको आपको अच्छे से तैयार करना है कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए, या फिर यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि पिताजी को पत्र लिखकर अपनी शैक्षणिक या शैक्षिक प्रगति एवं लक्ष्य से अवगत कराइए। इस प्रकार से 4 अंक में पूछा जाएगा, इसलिए इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने विद्यालय के प्राचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। इस प्रकार से अथवा में भी पूछा जा सकता है कि अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए जिसमें अपनी गरीबी का कारण दर्शाते हुए परीक्षा शुल्क से मुक्ति का निवेदन किया गया हो। तो इस प्रकार से इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। 4 अंक में पूछा जाएगा। इसके बाद आगे दिया गया है इस प्रकार से, यहाँ पर प्रार्थी आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर कक्षा और सेक्शन का नाम लिखना है। इसके बाद यह जो है ज़्यादातर पूछी जाती है परीक्षा में कि अपने प्राचार्य को जो है शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र अर्थात TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देने हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। यह 100% पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद या फिर प्राचार्य महोदय को बुक बैंक से पुस्तकें देने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इन तीनों को आपको अच्छे से तैयार करना है। तीनों में से 1 या 2 100% पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है 3 अंक में एक अनुच्छेद लेखन पूछा जाता है। इस प्रकार से आप अनुच्छेद लेखन, इस प्रकार से आपको कोई भी टॉपिक दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि अनुच्छेद लिखिए। जैसे राष्ट्रीय एकता, तो राष्ट्रीय एकता के ऊपर आपको अनुच्छेद लिखना है। या फिर यहाँ पर मूल्य वृद्धि या महंगाई समस्या, इसको आपको पढ़ना है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 3 अंक में पूछा जाएगा। इसके बाद बेरोजगारी की समस्या, तो इस अनुच्छेद को भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो है निबंध लेखन से 4 अंक का एक निबंध पूछा जाएगा। इस प्रकार से आपसे किसी भी टॉपिक पर निबंध पूछा जाएगा। तो इनमें से जो है सबसे ज़्यादा निबंध पूछा जाता है। इस प्रकार से विज्ञान के चमत्कार पूछा जाता है। तो इतने प्रकार से जो है विज्ञान के चमत्कार का निबंध पूछा जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान का जीवन पर प्रभाव, विज्ञान के बढ़ते चरण, विज्ञान वरदान या अभिशाप, या फिर विज्ञान की देन, या विज्ञान और मानव। तो आपको विज्ञान के चमत्कार का लिखना है। यदि इनमें से किसी भी टॉपिक पर पूछा जाए तो आप विज्ञान के चमत्कार के निबंध को आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से रूपरेखा हो जाएगी, प्रस्तावना विज्ञान वरदान के रूप में। तो इस प्रकार से इसको कम से कम आपको यहाँ पर कम से कम इसके आपको 8 या 10 पॉइंट आपको अच्छे से तैयार करना है ताकि आपको 4 में से 4 अंक मिलें। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से यहाँ पर निबंध दिया गया है, नीचे उपसंहार दिया गया है। इसके बाद जो पूछा जाता है जीवन में खेलों का महत्व या फिर जीवन और खेल, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। दोनों में से एक 100% पूछा जाएगा, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।